स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में एक दिन रहेगा नो व्हीकल डे। जानिए इस दायरे में नहीं आएगी कौन कौन सी गाड़ियां। दरअसल बात यह है कि बिहार में ईंधन बचत और प्रदूषण कम करने को लेकर के सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत बिहार में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, जिसमें आम लोगों और फिर सरकारी अधिकारियों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सरकार का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन और फिर कार पुलिंग के प्रति जागरूक करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी जाएगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, सेना से जुड़ी गाड़ी, स्कूल बसें और इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां नो व्हीकल डे के दायरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा कुछ विशेष सरकारी सेवाओं को भी राहत दी जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह पहल सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और फिर ईंधन बचाने की दिशा में जागरूकता अभियान है। 60 की स्पीड से तूफान, सुपौल, पूर्णिया समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। जाने आज कैसा रहेगा बिहार का। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से खतरनाक रुख ले सकता है। मौसम विभाग ने सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही मौसम में नमी बढ़ने से उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बिहार में मौसम स्थिर बना रहेगा और कुछ जिलों में तेज बारिश का असर खेती और फिर यातायात पर भी पड़ सकता है। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में पहला चुनाव हारी जेडीयू। आरजेडी ने दी पटखनी। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के बाद हुए पहले चुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में आरजेडी ने जोरदार जीत दर्ज करते हुए जेडीयू को कड़ी पटखनी दी है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव में मतदाताओं ने बदलाव के संकेत दिए हैं और आरजेडी के पक्ष में बड़ा समर्थन देखने को मिला है। जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन को लेकर के पार्टी के अंदर भी मंथन शुरू हो गया है, जबकि विपक्ष इस जीत को अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मान रहा है। बड़े शहरों में बिहारी पहचान के मायने और हिंसा पर उठे सवाल। दरअसल बात यह है कि देश के बड़े शहरों में काम और पढ़ाई के लिए जाने वाले बिहार के लोगों को लेकर के एक बार फिर से पहचान और सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में है। कई जगहों पर बिहारी कहकर के भेदभाव और फिर हिंसा की घटनाएं सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रवासी मजदूरों और फिर छात्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और फिर अन्य महानगरों में रहने वाले कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाषा और फिर पहनावे और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ मामलों में मारपीट और फिर धमकी जैसी घटनाएं भी सामने आई है, जिससे प्रवासी समुदाय में डर का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक सोच का भी मामला है। जहाँ जब तक समाज में क्षेत्रीय भेदभाव की मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं रोकना मुश्किल है। इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी मिलकर के काम करने की जरूरत है, ताकि हर नागरिक को समान सम्मान और फिर सुरक्षा मिल सके। चीन में एक दिन में पुल बन जाता है, पप्पू यादव का सरकार पर तंज। दरअसल बात है कि बिहार में पुलों की खराब स्थिति और फिर लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि चीन में एक दिन में पुल बन जाता है, जबकि बिहार में बने पुल कुछ ही सालों में टूटने लगते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने हाल के दिनों में राज्य में पुल गिरने और फिर खराब निर्माण गुणवत्ता के मामलों को लेकर के सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर निर्माण कार्य में पारदर्शिता और फिर गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तो फिर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर निर्माण व्यवस्था पर बहस को और तेज करते हैं। वहीं पर सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अभी सबकी नजरें बनी हुई है।
क्या बिहार में विजय सिन्हा को साइडलाइन करने का चल रहा है हिडन एजेंडा? जानिए एक्सपर्ट का जवाब। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को लेकर के चर्चाएं तेज है। कृषि विभाग के विज्ञापन से उनकी तस्वीर गायब होने और फिर सरकार में उनकी भूमिका को लेकर के लगातार उठ रहे सवालों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अब राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करने की रणनीति चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जिन विभागों और फिर फैसलों में विजय सिन्हा की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां पर अब बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता के भीतर नंबर 2 की राजनीति हमेशा संवेदनशील रहती है और यही कारण हो सकता है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता को सीमित करने की कोशिश हो रही है। जब वहीं पर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है, जिससे जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हाल के दिनों में कृषि विभाग के एक विज्ञापन से उनकी तस्वीर गायब होने के बाद अटकलें और तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार के अंदर खींचतान का संकेत बताया, जबकि अब तक सरकार या फिर भाजपा की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बिहार में अनोखी शादी, दूल्हे की पहली पत्नी ने मचाया हंगामा। दरअसल बात है कि बिहार में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया जब दूल्हे की पहली पत्नी ने मौके पर पहुंच करके जम करके हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हा दूसरी शादी करने जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पहली पत्नी शादी स्थल पर पहुंच गई और पूरे कार्यक्रम को रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए और उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी की जा रही थी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक बहस और विवाद चलता रहा, जिससे शादी का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार मामले को शांत कराने के लिए पुलिस और फिर पंचायत को बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना के बाद इलाके में ये शादी चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे कानून और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला मान रहे हैं। मधेपुरा समेत कोसी और सीमांचल के जिलों में मौसम बदलने के आसार। दरअसल बातें हैं कि बिहार के कोसी और सीमांचल इलाकों में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार और किशनगंज समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को अगले 24 से 48 घंटे तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम में अचानक बदलाव की वजह से गर्मी और फिर उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तेज हवा और फिर बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं, जिसके कारण उत्तर पूर्वी बिहार में बादल, बारिश और तूफानी हवाओं का असर बढ़ रहा है। कई जगहों पर जल जमाव और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता गिरफ्तार, बताया जाता है तेजस्वी यादव का करीबी। दरअसल बात है कि नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरजेडी नेता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का संबंध पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के करीबी लोगों में गिना जाता है, जिससे इस मामले ने और ज्यादा राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आया है कि पेपर लीक नेटवर्क में कई स्तरों पर लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से कुछ राजनीतिक और फिर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। वहीं पर आरजेडी की ओर से सफाई दी जा रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। शादी के लिए घर छोड़ भागी युवक युवती, लेकिन बाद में प्रेमी ने खुद बुलाई पुलिस। गोपालगंज में चौंकाने वाला मामला। दरअसल बात है कि बिहार के गोपालगंज जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के इरादे से घर से भागे युवक युवती की कहानी अचानक पलट गई। यह दोनों ने परिवार के विरोध के कारण साथ भाग करके शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में मामला ऐसा मोड़ ले लिया कि खुद प्रेमी को पुलिस बुलानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भागने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि युवक ने खुद ही पुलिस को फोन करके मदद मांगी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों को थाने ले जाकर के पूछताछ की है, जिसके बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आई है। जानकारी के अनुसार इसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया और आपसी सहमति से मामला सुलझाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा प्रेमी ने ही पुलिस को बुला लिया। बिहार पंचायत चुनाव 2026 रिजर्वेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी,
आरक्षित पदों का चक्र बदलेगा। दरअसल बात है कि बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है और इस बार आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण रोस्टर यानी कि आरक्षित सीटों का चक्र बदल जाएगा, जिससे कई पंचायतों में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत हर 2 पंचायत चुनाव के बाद आरक्षण चक्र में बदलाव का प्रावधान है। 2016 और 21 के चुनाव एक ही आरक्षण रोस्टर पर हुए थे, लेकिन 2026 में नया रोस्टर लागू किया जा सकता है। इसका असर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और फिर जिला परिषद सीटों पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो सीटें पहले सामान्य श्रेणी में थी वे अब SC, ST, OBC या महिला आरक्षण के तहत जा सकती है। वहीं कई आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी में बदल सकती है। इससे कई मौजूदा जनप्रतिनिधियों के लिए अगला चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए आरक्षण रोस्टर से पंचायत राजनीति में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों में नए दावेदार और फिर सामाजिक समीकरणों का असर चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपना गांव पहुंचे नीतीश कुमार। बेटे निशांत कुमार भी थे शांत। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद रहे। गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। लंबे समय बाद गाँव पहुँचने पर नीतीश कुमार ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और हालचाल जाना। इस दौरान गाँव में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों की भीड़ जुटी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफे के बाद इस तरीके का दौरा उनके अगले राजनीतिक कदमों के संकेत दे सकता है। बिहार में पेट्रोल डीजल बचत करने पर सियासत, सीएम का छोटा हुआ काफिला। तेजस्वी ने कहा यह मुद्दों से ध्यान भटकाने का स्टंट। दरअसल बात है कि बिहार में पेट्रोल डीजल बचत को लेकर के शुरू हुई पहल अब राजनीतिक विवाद का रूप लेती जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने और बैठकों को ऑनलाइन करने के फैसले के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। खासतौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कदम सिर्फ एक स्टंट है, जिसका मकसद असली मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, अपराध और विकास से लोगों का ध्यान भटकाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार दिखावे के फैसले ले रही है, जबकि जमीनी समस्याओं पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। वहीं पर सरकार की ओर से इसे ईंधन बचत, खर्च में कटौती और सादगी की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम बताया जा रहा है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। किशनगंज में सरकारी जमीन गायब, अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से हुआ घोटाला। दरअसल बात है कि बिहार के किशनगंज में सरकारी जमीन से जुड़े एक बड़े घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर परिषद की ओर से डंपिंग यार्ड के लिए खरीदी गई जमीन में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड में दर्ज जमीन और फिर मौके पर मौजूद जमीन में भारी अंतर मिला है, जिसके बाद अधिकारियों और फिर कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन जांच के दौरान उसका बड़ा हिस्सा गायब मिला। इस मामले में पूर्व अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और फिर जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। अब छत बनेगी कमाई का जरिया, रूफटॉप गार्डन पर सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। दरअसल बात है कि अब शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खेती और फिर कमाई का नया मौका सामने आया है। सरकार रूफटॉप गार्डनिंग यानी कि छत पर खेती को बढ़ावा देने के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना और लोगों को अतिरिक्त आय का जरिया देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत गमले, गिट्टी, बीज, खाद, सिंचाई से जुड़े हुए उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। खास करके उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो अपने घर की छत पर सब्जियां, फल या फिर औषधीय पौधे लगाना चाहते हैं। इससे न सिर्फ घर का खर्च कम होगा, बल्कि ज्यादा उत्पाद बेच करके कमाई भी की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूफटॉप गार्डन से पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। इससे तापमान कम करने, वायु गुणवत्ता सुधारने और जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही ये पहल शहरी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जहां पर लोग अपने घर पर ही मिनी फार्म तैयार कर सकते हैं।
बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के आया नया अपडेट। दरअसल बात यह है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को सख्त किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी तरीके की चूक से बचा जा सके। जानकारी के अनुसार अब एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा जाँच, आधुनिक उपकरणों की तैनाती और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रवेश और फिर निकास बिंदुओं पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को अब पहले से थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जांच में समय लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम बढ़ती हवाई यात्रियों और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए जरूरी है, जिससे दरभंगा एयरपोर्ट को और सुरक्षित बनाया जा सके। टॉपर्स की फोटो लगा करके प्रचार करना कोचिंग संस्थान को पड़ेगा महंगा, नियम फॉलो नहीं करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना। दरअसल बात है कि बिहार में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब बिना अनुमति या फिर भ्रामक तरीके से टॉपर्स की फोटो लगा करके प्रचार करना, अपने कोचिंग का प्रचार करना कोचिंग सेंटरों को भारी पड़ सकता है। नए नियमों के तहत ऐसा करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कोचिंग संस्थान छात्रों की सफलता का गलत तरीके से इस्तेमाल करके प्रचार करते हैं, जिससे दूसरे छात्रों और फिर अभिभावकों को गुमराह किया जाता है। इसी को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी आए। सरकार का कहना है कि अब कोचिंग संस्थानों को किसी भी छात्र की फोटो या रिजल्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी लिखित अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर 2 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। कपड़े की दुकान चलाने वाले की बेटी बनी बिहार टॉपर। 99.8% अंक लाने वाली गया जी की माही ने बताया सफलता का राज। दरअसल बात यह है कि बिहार के गया की रहने वाली माही ने अपनी मेहनत और फिर लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। साधारण परिवार से आने वाली माही के पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद माही ने 99.8% अंक लाकर के बिहार टॉपर बनकर के सबको चौंका दिया है। माही ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि उसने नियमित पढ़ाई, सही टाइम मैनेजमेंट और फिर बार बार रिवीजन पर खास ध्यान दिया है। उसने सोशल मीडिया और फिर मोबाइल से दूरी बना करके पढ़ाई को प्राथमिकता दी है और हर विषय को समझ करके पढ़ने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने ये भी बताया है कि परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। माही का कहना है कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत लगातार की जाए तो फिर किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी ये कहानी दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। बिहार राजस्व विभाग में बम्पर भर्ती, AI से होगी सरकारी जमीन की पहचान, मंत्री ने किया कई बदलाव का ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार में राजस्व विभाग को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि विभाग में जल्द ही बम्पर भर्ती की जाएगी, जिससे जमीन से जुड़े कामों में तेजी आएगी और लंबित मामलों का निपटारा आसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब सरकारी जमीन की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसके जरिए जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा और अवैध कब्जे या फिर गड़बड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसके अलावा विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और आम लोगों को जल्दी राहत मिलेगी। बिना शर्त हड़ताल खत्म करे पंचायत सचिव, सरकार का फरमान जारी, नहीं लौटने पर होगी कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत सचिवों की चल रही हड़ताल को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है, जहां सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी करके कहा गया है कि सभी पंचायत सचिव बिना किसी शर्त के तुरंत काम पर लौटें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर नहीं वापस लौटते हैं तो उनके खिलाफ वेतन रोकने, निलंबन या फिर अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इससे पंचायत स्तर पर रुके हुए विकास कार्यों और फिर योजनाओं को जल्दी शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच हड़ताली पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। बिहार के उद्योग क्षेत्र में तेज हुआ एक्शन,
खुलेगी इतनी सीमेंट फैक्ट्री। दरअसल बात यह है कि बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य में जल्द ही कई नई सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूती देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों को आसान बनाया है और जमीन आवंटन की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। खास करके उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, ताकि उत्पादन लागत कम हो सके और उद्योग तेजी से बढ़ सके। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सीमेंट फैक्ट्रियों के खुलने से निर्माण कार्यों जैसे कि सड़क, पुल और फिर भवन निर्माण को गति मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बिहार में 50 से कम मेरिट वाले नहीं बन पाएंगे टीचर, मॉडल स्कूलों में नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने मॉडल स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब 50% से कम मेरिट यानी कि अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल स्कूलों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता मापदंड से मानदंड को सख्त किया गया है, ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार ही चयन हो सके। और सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और फिर शिक्षा स्तर में सुधार होगा। वंदे मातरम पर बिहार सरकार के नए आदेश का विरोध, एआईएमआईएम ने कहा नहीं मानेंगे फरमान, सड़क से संसद तक होगा आंदोलन। दरअसल बात यह है कि बिहार में वंदे मातरम को लेकर के सरकार के नए आदेश पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने कड़ा विरोध जताया है और साफ कहा है कि वे इस फैसले को नहीं मानेंगे। पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस आदेश के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस आदेश के बाद कई राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एआईएमआईएम का कहना है कि किसी भी चीज़ को जबरन लागू करना उचित नहीं है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं पर सरकार की ओर से इसे राष्ट्र भावना और फिर अनुशासन से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर के बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक और वैचारिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। बिहार के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी, सुरक्षित प्रवासन पर जोर। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब बिहार के युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए की तैयारी की जा रही है, जिसमें खासतौर पर सुरक्षित प्रवासन यानी कि सेफ माइग्रेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को ठगी और फिर अवैध एजेंटों से बचाते हुए सही तरीके से विदेश भेजना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसके लिए एक संगठित सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग, भाषा कौशल और फिर जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विदेश जाने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया, रोजगार की शर्तों और फिर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, आज शाम किशनगंज अंधेरे में डूब जाएगा और सायरन बजेंगे। ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन आज 14 मई को बड़ा ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल करने जा रहा है। इस दौरान 15 मिनट तक बिजली बंद रहेगी और हवाई हमला, बम विस्फोट जैसी आपात स्थिति से निपटने की प्रैक्टिस की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद लोगों और फिर विभागों को किसी भी बड़ी आपदा के लिए तैयार करना है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिला प्रशासन ने आज 14 मई को होने वाले ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर के समाहरणालय में जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की मौजूदगी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियों और फिर आपसी समन्वय पर चर्चा की गई। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन मोहम्मद उबैर ने बताया है कि सायरन बजने के बाद आम लोग, प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और फिर अन्य टीमों को किस तरह का काम करना है, इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है। प्रशासन के अनुसार ये मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक चलेगी। जिले में समाहरणालय, गांधी चौक और बस स्टैंड समेत 3 प्रमुख जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किशनगंज जिले में पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा। प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि इस समय किसी भी तरीके की रोशनी, इन्वर्टर या जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी बिजली फीडर भी बंद रखी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम तक पहुंचाने की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। समाहरणालय क्षेत्र के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यालय, गांधी चौक के लिए दफ्तरी पैलेस और बस स्टैंड के लिए यात्री शेड को शेल्टर होम
बनाया गया है, जहां प्रशासन ने सभी कर्मियों और फिर वॉलंटियर्स को शाम 6:30 बजे तक ड्यूटी स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बस स्टैंड इलाके में ब्लैकआउट के दौरान सभी गाड़ियों को रोक करके रखने के आदेश भी दिए गए हैं, जहां ये मॉक ड्रिल में बम विस्फोट और हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों से बचाव और राहत कार्य का अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अफवाहों पर ध्यान न दें और इस सुरक्षा अभ्यास में सहयोग करें। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, बिहार सरकार अब कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की तैयारी कर रही है। खास करके कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक नया बिल लेकर के आ रही है। ये बिल उन सभी संस्थानों पर लागू होगी जहां पर 25 से अधिक विद्यार्थी हैं। संस्थानों को फीस, प्रचार, काउंसलर की नियुक्ति, पर्याप्त जगह, शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करनी होगी। यह नियमों की अवहेलना करने पर 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक जुर्माना और कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन रद्द होने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। नियमों के तहत सभी कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाया तो फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी मानकों को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी संस्थान के 1 से अधिक ब्रांच है तो हर ब्रांच का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की वैधता 3 साल होगी। जिला स्तरीय समिति की जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। शिक्षकों का ग्रेजुएट होना भी अनिवार्य होगा। एक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 2 वर्ग फीट एरिया सुनिश्चित करना होगा। एक बैच में कितने स्टूडेंट होंगे ये पहले बताना होगा। बैच के बीच में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। रिजल्ट सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स के बीच में कोचिंग छोड़ना चाहते हैं तो उसे बची हुई फीस वापस की जाएगी। नोट्स और स्टडी मटेरियल के नाम पर एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। कोचिंग संस्थानों को बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर की व्यवस्था करनी होगी। जी हाँ, नियमों की पालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य और फिर जिला स्तर पर प्राधिकार बनेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस इसके चेयरमैन होंगे। डीजीपी या फिर उनकी तरफ से नामित अधिकारी, स्वास्थ्य समाज कल्याण कौशल विकास विभाग के सचिव प्राधिकार के सदस्य होंगे। जी हाँ, बिहार में अब 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी का खरीदने पर सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देगी। 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर हर वर्ग के लोगों को 12,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में 50% तक छूट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। प्रोत्साहन राशि साल 2026-27 के लिए देय होगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया है कि सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को स्वीकृति दी गई है। ये योजना वैश्विक अभियान ईवी 30-30 के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहयोग होगा। इसके तहत राज्य सरकार ने साल 2030 तक नए गाड़ियों में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के लागू होने से बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी मिलने से साल 2030 तक सालाना लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इससे न केवल राज्य को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बचत होगी बल्कि आम जनता का भी परिवहन खर्च भी घटेगा। साथ ही साथ वायुमंडल में लाखों टन कार्बन उत्सर्जन रुकने से वायु गुणवत्ता में भारी सुधार होगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा परिवहन क्षेत्र में आधुनिक एवं कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 12,000 रुपये प्रति वाहन अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, इस तस्वीर को देखने के बाद किशनगंज के ठेकेदारों को तो इनाम देने लायक है। जी हाँ, उनको 50,000 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए इनाम देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर किशनगंज की है। यहाँ पर सड़क बनाई गई है लेकिन बीचों बीच बिजली का खंबा रख दिया गया है, यानी कि खंबा हटाए बिना ही उसके ऊपर सड़क बना दी गई। अब आप बताइए कि इस खंबा को गाड़ी कैसे पार करेंगे। कोई भी अगर गाड़ी सड़क से आएंगे
तो इस खंबा से टकराएंगे कि नहीं? क्या इससे हादसा होने का खतरा नहीं है? ये सड़क है किशनगंज के बीबीगंज का। 2 दिन पहले ही इस सड़क को बनाया गया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसको देख करके तो यहाँ के ठेकेदारों को इनाम देने लायक है, वो भी 50 लाख रुपए इनाम। 50,000 नहीं, 50 लाख। यहाँ किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी कामकाज और निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला कालपीर पंचायत के बीबीगंज मस्जिद टोला इलाके का है, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोल को हटाना तक जरूरी नहीं समझा गया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि नई पक्की सड़क तैयार कर दी गई है, लेकिन सड़क के बिल्कुल भी बीचों बीच बिजली का पोल खड़ा किया हुआ है। यानी कि सड़क बन गई है, लेकिन लोगों की सुरक्षा और फिर सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। अब ये पोल राहगीरों और फिर वाहन चालकों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका मार्केट के पास स्थित है, जहां पर दिन भर लोगों और फिर गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में सड़क के बीच खड़ा ये पोल कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। खास करके रात के समय बाइक और फिर ऑटो चालकों को ज्यादा खतरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में जल्दबाजी और फिर लापरवाही की गई है। किशनगंज में भीषण गर्मी के बीच अब लोगों की प्यास भी खतरे में पड़ गई है। किशनगंज जिले में नकली पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। किशनगंज शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक ऐसे पानी की बिक्री हो रही है जो दिखने में तो बड़े ब्रांड जैसा लगता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दुकानदारों पर नामी कंपनियों के नाम पर लोकल और संदिग्ध ब्रांड का पानी बेचा जा रहा है। बोतलों की पैकिंग और डिजाइन इतनी मिलती जुलती बनाई जा रही है कि आम ग्राहक आसानी से धोखा खा जाते हैं। खास करके बाहर से आने वाले यात्री और फिर राहगीर इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ पैकेज्ड पानी की मांग भी काफी बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बिना किसी गुणवत्ता जांच के पानी को बोतलों में भर करके बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि किशनगंज शहर के कुछ छोटे प्लांटों में पानी भर करके उस पर बड़े ब्रांड जैसा लेबल चिपकाया जा रहा है और फिर उसे बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे पानी की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। लोग भरोसे में खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे जो पानी पी रहे हैं वे उनके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और नकली पानी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी इस मामले को गंभीर बताया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार दूषित और अस्वच्छ पानी पीने से डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, टाइफाइड और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में लोग ज्यादा पानी पीते हैं, ऐसे में नकली पानी का असर और भी खतरनाक साबित हो सकता है। किशनगंज में पहले ही गर्मी और फिर बीमारियों से लोग परेशान हैं, ऊपर से नकली पानी का ये कारोबार नई चिंता बन करके सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक लोगों की सेहत के साथ ऐसा खेल चलता रहेगा। कुल मिलाकर के प्रशासन के लिए ये एक बड़ा अलर्ट है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आने वाले दिनों में ये मामला और गंभीर हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शुरू में शायद आप ये कहेंगे कि आखिर इस तरीके के आलतू फालतू टॉपिक पर क्यों बात हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल महिलाएं बाइक स्कूटी पर सवार तो होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं बाइक स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती है? कभी सोचा है आपने? नहीं ना? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं विस्तार से, डिटेल से। अगर आप चाहे भारत जाएं, श्रीलंका जाएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भूटान में, लेकिन आपको एक नज़ारा सब जगह देखने को मिल जाएगा। दक्षिणी एशिया में आने वाले इन सभी देशों में महिलाएं स्कूटर या फिर बाइक पर पीछे बैठते समय दोनों पैर एक ही तरफ रख करके साइड स्ट्रेडल अंदाज में बैठती है। इस तरह के नज़ारों को हम रोजाना देखते हैं, इसीलिए कभी इस पर गौर नहीं करते हैं कि महिलाएं ऐसा क्यों करती है, जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा चलन नहीं है। ये बड़ा सवाल है। तो आपको
बता दूं कि एक पाकिस्तानी बाइक राइडर और कंटेंट क्रिएटर जेनिथ इरफान ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस प्रथा के इतिहास को सोशल मीडिया पर विस्तार से समझाया है। उनके मुताबिक एक साइड पैर करके बैठने का ये तरीका मूल रूप से दक्षिणी एशियाई संस्कृति का हिस्सा नहीं था, उसे उन पर जबरदस्ती थोपा गया था। इरफान के अनुसार मध्यकाल में यूरोपीय राजघरानों की महिलाएं घोड़े पर एक तरफ पैर रख करके बैठती थी। साल 1382 में बोहेमिया की राजकुमारी एने ने किंग रिचर्ड द्वितीय से विवाह के लिए यूरोप पार करते हुए इसी अंदाज में यात्रा की थी। उस समय महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह घोड़े के दोनों ओर टांगे करके बैठना अशोभनीय और अनुचित माना जाता था। इसलिए जब एने ने दोनों टांगे घोड़े के एक तरफ करके यात्रा की तो धीरे धीरे ये यूरोपीय कुलीन वर्ग का फैशन बन गया। दोस्तों, कटिहार में अनोखी शादी चर्चा में बनी हुई है। यहाँ 25 साल की एक लड़की ने 60 साल के बुजुर्ग संग 7 फेरे लिए हैं। कहा कि 2 वर्ष से हम दोनों प्यार करते थे। जब बिहार के कटिहार से एक ऐसी शादी सामने आई है जिसकी चर्चा अब गांव से लेकर के सोशल मीडिया तक हो रही है। यहाँ पर 25 साल की एक लड़की ने 60 साल के बुजुर्गों से मंदिर में शादी कर ली है। उम्र में करीब 35 साल का अंतर होने की वजह से ये विवाह लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। पूरा मामला कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के बागमरा पंचायत का बताया जा रहा है। लड़की की पहचान डॉली कुमारी के रूप में हुई है, जबकि दूल्हे का नाम सुग्रीव पासवान बताया गया है, जो पेशे से रिक्शा चालक है। शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों मंदिर में शादी करते दिखाई दे रहे हैं और लोगों के सामने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहने की बात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों की पहली मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। उस समय सुग्रीव एक लोहे की दुकान में काम करते थे और डॉली वहां पर सामान खरीदने पहुंचती थी। वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। डॉली का कहना है कि पहली मुलाकात के बाद दोनों लगातार मिलने लगे और फिर एक दूसरे को समझने लगे। उसने बताया है कि सुग्रीव उसका ख्याल रखते थे और यही बात उसे अच्छी लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि बाद में डॉली की सलाह पर सुग्रीव ने दुकान का काम छोड़ दिया और रिक्शा चलाने लगे। कई बार वे डॉली को स्टेशन तक छोड़ने भी जाते थे, लेकिन दोनों को ये सिर्फ रिक्शा चालक और ग्राहक का रिश्ता लगता था। इस बीच गांव वालों ने दोनों को एक साथ मिलने के दौरान देख लिया। पूछताछ में दोनों ने साफ कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों में पंचायत बैठी, जहां काफी समझाने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिर पंचायत के फैसले के बाद गाँव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी में गाँव के कई बड़े लोग, महिलाएं मौजूद थी। मंदिर में विधि विधान से पूजा हुई, जो दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर सिंदूर दान की रस्म भी पूरी की गई। दोस्तों, किशनगंज और पूरे सीमांचल में इन दिनों घुसपैठिए वाले बयान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के बयान के बाद अब विपक्षी दल भी खुल करके सामने आ गए हैं। इसी मुद्दे पर बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और जेडीयू विधायक को सीधे निशाने पर लिया है। एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि किसी भी खास समुदाय को बार बार घुसपैठिया बताना गलत है। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस होता है कि इस तरीके की बातें हिंदुस्तान में हो रही है, लेकिन उन्हें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। उन्होंने ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ शहरसावादी घुसपैठे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तौसीफ आलम ने सवाल उठाया है कि आखिर घुसपैठिया किसे कहा जा रहा है और इसका आधार क्या है। एआईएमआईएम विधायक ने दावा किया है कि भाजपा सरकार द्वारा कराए गए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भी कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं मिला, इसीलिए इस तरह के बयान देकर के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, खास करके शहरसावादी बिरादरी को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और किसी भी समुदाय को टारगेट करना गलत है। तौसीफ आलम ने यह भी कहा कि भारत की आजादी में हर धर्म और फिर हर समाज के लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने शेरशाह सूरी का जिक्र करते हुए कहा कि वे एक महान शासक थे और उन्हीं के नाम पर शेरशाहवादी समुदाय की पहचान बनी है। उन्होंने ये भी बताया है कि यह समुदाय सरकारी तौर पर आरक्षण का लाभ भी प्राप्त करता है। विधायक तौसीफ आलम ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नेता किसी खास समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करे। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की राजनीति समाज को बांटने का काम करती है। कुल मिलाकर के किशनगंज में ये मुद्दा अब पूरी तरह राजनीति रंग ले चुका है। एक तरफ बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ समुदाय विशेष को लेकर के माहौल भी गर्माता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इस पर और सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।